हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 18 मई 2021। अपनी इस प्रीलिम बूस्टर सीरीज में हम देखेंगे कि आज कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू और अदर रिसोर्सेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 18 मई 2021। तो अपनी इस डेट में आज हम देखेंगे कि प्रीलिम बूस्टर में कौन कौन से आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो हमारा जो आज पहला आर्टिकल है वो है डेंगू से रिलेटेड, अर्थात डेंगू क्या होता है। तो आप में से अधिकांश बच्चे जानते हैं कि डेंगू एक वायरस जनित बीमारी है जो कि जीनस फ्लेविवायरस के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वास्तव में इसे फैलाता कौन है। तो एडीज इजिप्टी नाम की फीमेल मच्छर इसे फैलाती है, मतलब ये मादा मच्छर के द्वारा फैलता है, ना कि नर मच्छर के द्वारा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन सी बीमारियां वायरस जनित हैं। जैसे आपको दे देगा डेंगू, आपको दे देगा एचआईवी, आपको दे देगा कोविड-19, आपको दे देगा जीका और आपको दे देगा मलेरिया। पूछेगा क्या ये सभी बीमारियां वायरस से होती हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। कोविड-19 तो वायरस से है, डेंगू वायरस से है, एचआईवी वायरस से है, जीका वायरस से है, बट मलेरिया वायरस से नहीं है। ये ध्यान रखना। मलेरिया को कौन करता है? पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण मलेरिया फैलता है। ठीक है। क्योंकि हम डेंगू मलेरिया सुनते रहते हैं तो दिमाग में रहता है अच्छा डेंगू वायरस से होगा तो मलेरिया भी वायरस से होगा। तो ये याद रखना है। मतलब यही मच्छरी जो होती है ना, फीमेल मादा मच्छर, वो क्या करती है? दूसरे इंसान को काटती है, उससे फैलाती है। क्लियर। इतनी बातें आप समझ गए। फिर बात आती है कि आखिरकार ये कितने टाइप के होते हैं। टाइप पे तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ये हेपेटाइटिस की तरह नहीं है। जैसे आप हेपेटाइटिस पढ़ते हैं ना, हेपेटाइटिस ए बी सी, आपको लग रहा होगा मैं हेपेटाइटिस क्यों बता दिया, क्योंकि यूपीएससी ने हेपेटाइटिस ए बी सी पे क्वेश्चन ही पूछा था। तो हमने इसको बस इसलिए यहाँ लिख दिया है कि चाहे डेन 1 हो, चाहे डेन 2 हो, या डेन 3 या डेन 4, ये टाइप तो हैं सभी डेंगू के, लेकिन अभी इसकी कोई ड्रग्स नहीं बनी है। ठीक है। यानी कि इसकी अभी कोई ड्रग्स नहीं है, बल्कि वैक्सीन है। अब आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर ड्रग्स और वैक्सीन में डिफरेंस क्या होता है, और इस समय चर्चा में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हालांकि कई बार हम बता चुके हैं, बट फिर भी बता देते हैं कि ड्रग्स उनको दिया जाता है जो इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके होते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति को ये वायरस हो गया है, डेंगू हो गया है, तो उसके इलाज के लिए जो दवा उपयुक्त की जाएगी उसे ड्रग्स कहते हैं। ठीक। वैक्सीन किसे कहते हैं? वैक्सीन उसे कहते हैं कि जिसे वायरस अभी ना हुआ हो, या जिसे अभी वायरस बिल्कुल टच भी ना किया हो, बिल्कुल प्योर बॉडी हो, उसको वैक्सीन कहते हैं। यानी कि वैक्सीन एक तरीके का डिफेंस सिस्टम है, मतलब पहले से ही रक्षा करता है लोगों की बीमारी होने से, जिसको आप इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए कि वैक्सीन में और ड्रग्स में क्या डिफरेंस है। और एक बात और बता दें, अभी जितनी भी नई नई बीमारियां आ रही हैं ना, चाहे जीका वायरस हो, ठीक है, या फिर आपका डेंगू हो, या फिर आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस हो, या फिर कोविड-19 हो, अभी इनकी ड्रग्स नहीं आई है, अभी इनकी वैक्सीन ही चल रही। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरेस्टिंग ये है, इंडोनेशिया में बोलवाचिया बैक्टीरिया का उपयोग किया जा रहा है रोकथाम के लिए। देखो, बोलवाचिया नाम का एक बैक्टीरिया है, मतलब एक छोटा सा कीड़ा है। ये क्या करता है बोलवाचिया? ये जो मादा फीमेल मच्छर होती है ना, मादा फीमेल मच्छर, मान लीजिए ये जो मच्छरी है, तो इसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाती है। ठीक है। अब ये जो होता है आपका बोलवाचिया बैक्टीरिया, तो ये तो हम बनाते हैं लैब में इसे, और लैब में बनाने के बाद उसमें वो सारे गुण उसके अंदर इनकलकेट कर देते हैं, ताकि जब ये फिजिकल रिलेशन बनाए मादा फीमेल के साथ में, तो इसकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाए, अर्थात ये बच्चों को जन्म न दे सके। और एक बात बताइए कि जब मादा फीमेल बच्चों को जन्म ही नहीं दे पाएगी, उसकी फर्टिलिटी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा, तो मच्छरियाँ पैदा ही नहीं होंगी। तो जब मच्छरियाँ पैदा ही नहीं होंगी तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, मच्छरों की संख्या खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर आप मोटे तौर पर कहें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से भ्रूण हत्या कर रहे हैं। किसकी? बेचारी फीमेल मादा की। ठीक है। मतलब दया आनी चाहिए। वैसे तो हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन मच्छरियों को मारने में जरा सा भी सशक्तिकरण नहीं है। ठीक है। हालांकि ये दुष्ट प्रकृति की होती है ना, इसलिए।
चलिए अब बात आता है वैक्सीन CYD या TDV या डेंगू वैक्सीन नाम की वैक्सीन का उपयोग अमेरिका ने सबसे पहले किया है। अर्थात आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही CYD TDV या डेंगू वैक्सीन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि अमेरिका की पहली वैक्सीन है जो कि डेंगू के इलाज से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 के पैंडेमिक में हर एक दवा का उपयोग कर लिया गया है। ठीक है, चलिए अब बात आती है बिश्केक घोषणा। बिश्केक घोषणा क्या है? बिश्केक घोषणा कुछ भी नहीं, संघाई सहयोग संगठन ने अपने देशों को, सभी लोगों को किर्गिस्तान में बुलाया था, समिट आयोजित किया था और उस किर्गिस्तान के समिट में ही बिश्केक में हुआ था, क्योंकि बिश्केक वहाँ की कैपिटल है। तो उससे जो बातें निकल कर आई उसे हमने कह दिया बिश्केक डिक्लेरेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके के बनते हैं, एक तो इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिश्केक डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे कि साहब ये SCO संगठन से है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि बिश्केक घोषणा कहती क्या है, तो आप बता देंगे साहब ये आतंकवादियों से और उनकी गतिविधियों से लड़ने के लिए एक कॉपरेशन बनाती है, मतलब सभी संघाई सहयोग संगठन के देश आपस में मिलकर क्या करेंगे, आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने की कोशिश करेंगे। अब आप ये मैप देख सकते हैं, ये है किर्गिस्तान। इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक और क्वेश्चन मैपिंग की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा रहेगा क्या किर्गिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, आप कहेंगे बिल्कुल सही। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या किर्गिस्तान अरल सागर से सीमा टच करता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं साहब। क्यों? क्योंकि अरल सागर से केवल दो ही कंट्री सीमा टच करते हैं, एक उज्बेकिस्तान और एक कजाकिस्तान। इतनी बातें समझ गए। यूपीएससी ने 2018 के प्रीलिम में पूछा था अरल सागर को लेकर क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा सागर सूख गया है, तो आप बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो क्या, कि निम्न में से कौन कौन से देश कैस्पियन सी से अपनी सीमा बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कजाकिस्तान बनाता है, तुर्कमेनिस्तान बनाता है। ठीक है, और कौन कौन से बनाते हैं आप सोच कर बताइए। उम्मीद है कि आपने इसको सोचा होगा, सोच लिया। चलिए हम बता देते हैं इसका बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला, आपको याद रखना है, इसी फार्मूले से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप रॉकेट सुनते हो, RAKIT, रॉकेट को आपने देखा होगा। ये 5 कंट्री हैं जो कैस्पियन सी से टच करते हैं। रॉकेट मतलब रशिया, ए का मतलब अजरबैजान, के का मतलब बताइए कजाकिस्तान, आई का मतलब ईरान, टी का मतलब तुर्कमेनिस्तान। अब याद रहेगा ना रॉकेट का संबंध कैस्पियन से है। अब एक और बात बता दीजिए कि अजरबैजान चर्चा में है, क्यों? क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य में एक क्षेत्र है, क्या नाम है उसका, कराबाइक रीजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा कैस्पियन सी है। 3D मैपिंग के जरिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, हमने आपको दिखाया ना, ये एक तरीके का कजाकिस्तान है, ये हमारा अजरबैजान है। ठीक है, और ये हमारा रसिया का लोकेशन है, ये हमारा तुर्कमेनिस्तान और ये हमारा ईरान। क्लियर, इतनी बातें आप समझ गए। अब यहीं पे एक रीजन आता है हमारा कराबाइक रीजन। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो जब करंट आएगा तो हम पढ़ाएंगे। हालांकि हमने अपनी प्रीलिम्स लेट्स क्रैक करंट सीरीज में से कवर करा दिया था, आप ये चीज़ें समझ गए। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। अब आपका एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा हमें कि कौन सा कंट्री इन मध्य एशिया में, यानी कि ये जो 5 कंट्री है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन 5 में से कौन सी कंट्री SCO का मेंबर नहीं है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम आपको अगले पार्ट में, यानी कि कल के आर्टिकल्स में SCO को काफ़ी डिटेल में कवर कराएंगे। ठीक है, इतना काम आप समझ गए। चलिए अब बात आती है हमारी क्या, आसियान हाथी के बारे में। आसियान हाथी या एशियन हाथी क्या होता है? सिंपल सा बात है, हाथी होता होगा। कर्नाटक में इनकी सबसे ज़्यादा संख्या है, उसके बाद असम व केरल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। IUCN में इनका स्टेटस इंडेंजर्ड है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि जो एशियन हाथी हैं वो IUCN में क्या है? कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। और या तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो आपको एक पूरी लिस्ट पता हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, हम आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे धीरे धीरे करके। और जब हम आपका क्विक रिवीजन कराएंगे हर सप्ताह, तो वहाँ पे हम एक सप्ताह में जितनी भी स्पीसीज आपको पढ़ाते हैं ना, उनकी लिस्ट दे दिया करेंगे कि IUCN में जो एशियाटिक एलिफेंट है वो क्या है, IUCN में स्नो लियोपार्ड क्या है, IUCN में ओलिव रिडले टर्टल क्या है। ठीक है, ये सब पढ़ा देंगे। तो अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना याद रखना है कि एशियन एलिफेंट IUCN में इंडेंजर्ड हैं, यानी कि संकटापन है। अब देखो हिंदी मत याद करना, इंग्लिश याद करना इंडेंजर्ड की। ठीक है, इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा।
फिर बात आती है क्या IUCN में अफ्रीकन एलिफेंट क्या है, तो आप बताएंगे वो वनरेबल है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है माइक प्रोग्राम। माइक प्रोग्राम वास्तव में इनके प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, इनके कंजर्वेशन से रिलेटेड है। 2003 में स्टार्ट हुआ। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि माइक प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, क्या एशियाटिक लायन से रिलेटेड है? आप कहेंगे नहीं साहब, वो तो प्रोजेक्ट टाइगर है वहाँ पे, ठीक है। मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स इसका नाम है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है, बाकी आपको सारी चीज़ें पता हैं। ये देख सकते हैं आप, अफ्रीकन एलिफेंट काफ़ी बड़ा होता है, एशियन एलिफेंट छोटा होता है बेचारा। अब ये नहीं याद रखना है इनकी सूंड कैसी होती है, हेड कैसा होता है, वजन कितना होता है, आपको थोड़ा ना मतलब रखना है। ये देखिए हाथी मेरा साथी, आप लोग पहले मूवी देखते थे ना, तो वही है हाथी। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। चलिए अब बात आती है सिमोर्ग। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा सिमोर्ग क्या है, तो आप बता देंगे कि सिमोर्ग साहब ईरान का एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का क्या मतलब होता है, वो कंप्यूटर जिसकी स्पीड पेटाफ्लॉप में मापी जाती हो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमारा i7 लैपटॉप है, i10 है, i11 है, या हमारे वाले प्रोसेसर ऐसा लगा है, रैम इतनी है, वैसे ही यहाँ पे शब्दावलियाँ होती हैं कि रैम और रोम का अंतर होता है, तो वही पेटाफ्लॉप है। आप देख सकते हैं कि ऐसा होता है सुपर कंप्यूटर, बिल्कुल एक कमरे के बॉक्स की तरह। क्लियर, सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फिर बात आती है, ऐसे आप देख सकते हैं कितने अच्छे जैसे फ्रिज होते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही लगता है। तो अब आपको याद रहेगा क्योंकि आपने पिक्चर्स देख ली। अब हमारा अगला आर्टिकल है पाइथन 5 मिसाइल, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा क्या स्वदेशी मिसाइल है इंडिया की, तो नहीं साहब, ये इजराइल की मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है, ये एयर टू एयर मिसाइल है। हालांकि ये क्या करती है, एयर टू सरफेस भी यूज हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये किस जनरेशन की है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ है या फिफ्थ है, तो ये फिफ्थ जनरेशन है। और आपको एक और न्यूज़ बताएं इंटरेस्टिंग, इंडिया की नाग जो एंटी टैंक बैलिस्टिक मिसाइल है वो कौन सी रेंज है बताइए, 3 पीढ़ी की, यानी कि थर्ड जनरेशन की, तो आपको ये याद रखना है। फिर बात आती है वही ईंधन, इसमें कौन सा उपयोग किया जाता है, ठोस ईंधन उपयोग किया जाता है। ठोस क्या होता है, तरल क्या होता है, ईंधन, इनके क्या उपयोग होते हैं रॉकेट में या मिसाइल में, हमने ऑलरेडी बता दिया है। क्या होता है डिफरेंस पर, ऑक्सीडाइजर का अंतर होता है कि इसमें जो ईंधन तरल होता है उसके लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए होता है, ठीक है, अलग ऑक्सीडाइजर का उसका कंटेंट होता है। और जो ठोस होता है उसमें दोनों ऑक्सीडाइजर और जो ईंधन है वो एक साथ मिले होते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को कहते हैं ठोस और तरल में बांट दिया जाता है। बाकी आपको याद नहीं रखना है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मैक, ये इसकी स्पीड जो है वो 4 मैक की है। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मैक होता क्या है, तो सिंपल से मैं आपको बताऊं, 1 मैक जो होता है वो ध्वनि की स्पीड के बराबर होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये मैक क्या होता है। मैक ऐसे आप समझ सकते हो जैसे वजन को हम लोग वेट करते हैं ना किलोग्राम में या ग्राम में, उसी तरीके से स्पीड को हम नापते हैं मैक में। जैसे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा, ये लेकिन ज़्यादा उतनी बड़ी नहीं नाप सकता, जैसे प्रकाश वर्ष काफ़ी बड़ी दूरी को नाप सकता है, तो वैसे ही मैक जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा से काफ़ी हाई लेवल की स्पीड की बात करता है, ठीक। अब 1 मैक जो होता है वो 1 सेकेंड पर 343 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1 मैक की जो स्पीड होती है वो ध्वनि की गति के बराबर होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 मैक का क्या मतलब हुआ, यानी कि ध्वनि की स्पीड का 4 गुना। 1 सेकेंड में 343 मीटर जाती है, सोच लो मैंने जितनी देर आपसे बोल रहा हूँ इतने में तो ये 2-3 किलोमीटर क्रॉस कर जाएगी, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप देख सकते हैं पाइथन की इमेज, ये देखिए पाइथन, ठीक है। तेजस हमारे यहाँ का जो विमान है, बात ये DRDO इसके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो इसीलिए चर्चा में रही है न्यूज़। DRDO और इजराइल की कंपनी जो राफेल है वो मिलकर इसमें काम कर रही है, ठीक है। राफेल वो वाली नहीं जो आप फ्रांस वाली समझ रहे हो, ठीक है, वो वाली नहीं, उसका नाम तो राफेल थोड़ा ना, उसके विमान का नाम राफेल है, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें हो गया। अब बात आती है यहाँ पे अगले आर्टिकल की, MACS 1407 मैक्स 1407। सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा मैक्स 1407 क्या है, क्या ये एक एस्ट्रॉयड है, क्या ये एक पिंड है, क्या ये नया सूर्य है? बिल्कुल भी नहीं साहब, ये सोयाबीन की एक नई प्रजाति है। सोयाबीन, आपको लग रहा होगा सर ये सोयाबीन क्या होती है, हालांकि आप में से कई सारे बच्चों ने देखा होगा, फिर भी हम आपके लिए इंटरेस्टिंग यहाँ पे इमेजेस को इनकलकेट किए हैं ताकि आपको सोयाबीन दिख जाए। ये होती है सोयाबीन,
ये है मैक्स 1407 प्रजाति। आपने देख लिया ऐसा पेड़ होता है, हालांकि आपको तो उपजाना नहीं, बाकी आप तो किसान परिवार से होंगे तो आपने देखा होगा। और कई बच्चे जो सुबह बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं वो लोग ये सोयाबीन खाते हैं, ठीक है। एक और बात आपको दिखानी थी कि ये जो सोयाबीन होती है ना, इसी की ये बड़ी बनती है। ये सोयाबीन आप दाने देख सकते हो, ठीक है। न्यू वैरायटी आई है सोयाबीन की, ये याद रखना। अगरकर इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है, इसमें जेनेटिक इम्प्रूवमेंट लाया गया है, ठीक। अब ये जो सोयाबीन होती है ना, इसी को जब पीसा जाता है, जैसे लाही जो होती है, राई जिसको आप बोलते हैं, तो उससे क्या निकलता है, सरसों का तेल। और इसको जब पीसा जाता है तो क्या इससे निकलता है बताइए, ये हमारा सोयाबीन ऑयल, फॉर्चून। क्लियर, मतलब फॉर्चून नहीं, और भी कंपनियों का निकलता है, लेकिन सोयाबीन ऑयल निकलता है, ठीक है। तो आप ये समझ गए। एक और बात जो यहाँ बतानी है, जब ये तेल निकलता है तो उसका जो कूड़ा होता है ना, मतलब उसकी जो खरी होती है, वो होती है सोयाबीन की बड़ी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो खरी होती है ये सोयाबीन की बड़ी होती है। यानी 3 चीज़ें सोयाबीन से होती हैं, एक तो सोयाबीन हो गया, दूसरा ये बड़ी हो गई सोयाबीन की, और तीसरा सोयाबीन का तेल। इतनी बातें आपको पता हो गई, इससे ज़्यादा हमें आपको कुछ भी नहीं याद कराना है। चलिए, ये चीज़ें हमारी हो गई। अब हमारा इसमें अगला आर्टिकल क्या आता है, इसी को रिलेटेड, इसी से रिलेटेड आता है कि आखिरकार जो ये सोयाबीन है वो वास्तव में किस फसल की प्रजाति है, मतलब रबी की है, खरीफ की है। तो आपको पता होना चाहिए जो सोयाबीन होती है खरीफ की फसल है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि साफ खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, रबी की फसलें कौन सी होती हैं, जायद की फसलें कौन सी होती हैं, ये तीनों बता दीजिए ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछती है। तो आपको पता होना चाहिए खरीफ की फसलें होती हैं कौन सी, जो जुलाई और जून में बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, अरहर को तुअर भी कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। आपको लग रहा होगा याद कैसे करें। आप एक बात बताइए, सर्दी में आप क्या खाते हैं, मूंगफली खाते हैं ना, जूट वहाँ पे आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा, कपास, रुई यानी कि रजाइयाँ ओढ़ते हैं आप, उड़द और मूंग की दाल की बात की जाती है कि इसको खाओ ये काफ़ी हीट होती है, चावल खाने की बात की जाती है, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा, मक्के की रोटी, सरसों का साग सुनते होंगे ना। तो ये सब के सब ऐसे आपको याद करना है कि ताज़ी सब्जियां हम खाते हैं, यानी कि ताज़ी का मतलब जो अक्टूबर और सितंबर में काट ली जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, उनको 2 महीने पहले ही बोया गया होगा, ये याद हो गया। चलिए, अब बात आती है रबी की फसलें। रबी की फसलों का क्या मतलब, जो अक्टूबर से नवंबर में बोई जाएं, जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। आपको पता होना चाहिए, एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी बहुत पहले, शायद देखी होगी या नहीं देखी होगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वहाँ पे क्या है, शाहरुख खान साहब किस खेत में खड़े होते हैं बताइए, सरसों के खेत में, ठीक है। वीर ज़ारा में भी जो सॉन्ग आता है वो सरसों के खेत का आता है। जितनी भी अधिकांश पंजाब की मूवियाँ होती हैं तो आप एक और चीज़ वहाँ देखेंगे, क्या दिखाई पड़ता है, सरसों का खेत तो दिखाया जाएगा लेकिन कोहरा दिखाया जाएगा, यानी कि सर्दी की बात की जाती है, ठीक है। ये सर्दी में बोई जाती है और गर्मी में इन्हें काटा जाता है। तो ऐसे आप याद कर सकते कि अच्छा हाँ, गेहूं में कोहरा खतरा बनकर आता है, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको ऐसे याद रखना है। अब आती जायद। जायद का मतलब ये होता है इन दोनों के बीच की, इस समय जो फसल चल रही वो जायद की चल रही। आप तरबूज खाते होंगे या खाती होंगी, आप ककड़ी खाते होंगे, खीरा खाती होंगी, सब्जियां, चारा वाली फसलें, हालांकि चारा आप लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, खरबूजा खाते होंगे, ठीक है। ये सारी फसलें आ जाती हैं रबी में। इतनी बातें आप क्लियर हो गई, ऐसे इनको याद रखना है। अब हम डायग्राम के रूप में आपको दिखा सकते हैं कि इतने टाइप की फसलें होती हैं। अब ये देख रहे हैं देवी जी गेहूं के खेतों में खड़ी हैं, ठीक है। तो रबी है, खरीफ है, जायद है, नगदी है, खादान है, व्यापारिक है। नगदी का मतलब होता है जिनसे पैसा मिलता है, खादान का मतलब जो खाने वाली फसलें होती हैं, जायद आप देख ही लिए, खरीफ आपको पता है, रबी का मतलब पता है, व्यापारिक का मतलब जैसे जूट हो गया, सन हो गया, ये फसलें, ठीक है। तो ये बातें आपको याद हो गई। चलिए, अब यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से एक बार आपको क्विक दिखा दें ताकि आपको ये चीज़ें फिर से छप जाएं। धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर का मतलब अरहर, कपास, सन, जूट, कुल्थी। कुल्थी तो मुझे भी नहीं पता है, आप लोग गूगल सर्च कर लेना, ठीक है। चलिए, फिर बात आती है यहाँ पे रबी की फसलें। रबी की फसलें कौन सी, गेहूँ, जौ, जई, तोरियाँ, लाही यानी कि राई और सरसों, पीली सरसों। देखो राई होती है ना बहुत छोटी सी, आप लोग खाते होंगे ढोकला, ढोकले में राई का उपयोग होता है। अलसी, कुसुम, रबी मक्का, सिसु मक्का, ये नहीं याद रखना है सिसु मक्का, चना, मटर, रबी राजमा, राजमा याद रखना है, मसूर याद रखना है, बरसींग, बरसींग वो होता है ना आप लोग
खासतौर पर जानवर के लिए उपयोग किया जाता है, शायद मुझे ऐसा लगता है। मशरूम अच्छे से जानते होंगे, आलू को तो आपको अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आलू पे कि क्या आलू रबी की फसल है, तो आप बताएंगे कि हाँ साहब आलू तो रबी की फसल है। जायद की फसलों में आप देख लीजिए, तरबूज आ गया, आपकी लौकी आ गई, ककड़ी आ गया, खीरा आ गया। क्लियर? तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपको आज का करंट अफेयर्स पसंद आया होगा, कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली होंगी, साथ ही मैपिंग के जरिए आपको कई कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो उम्मीद है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एससीओ में कौन सा मिडिल ईस्ट कंट्री का देश मेंबर नहीं है। तो मिलते हैं अपने कल के नए आर्टिकल के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।